तो जर्नल फिजिक्स और इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे 2024 के। और कुछ इसमें से ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके थे पहले, जिसमें से एक क्वेश्चन आपके पास ये है ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 का मतलब ये हुआ कि आपने जर्नल फिजिक्स में जितने टॉपिक्स पढ़े हैं, मोमेंटम, इम्पल्स, फोर्स, एनर्जी एक्सेट्रा, उन सबको आपने माइंड में रखते हुए आंसर करना है। ठीक है, भले एग्जैक्टली फॉर्मूला याद नहीं आ रहा हो, लेकिन आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन याद आ रही हो आप वो लाजमी मेंशन करना, ताकि उससे एक आइडिया होता रहे कि आपको कॉन्सेप्ट्स याद हैं या नहीं। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। फिगर 2.1 shows two identical trolleys P and Q held at rest on a frictionless horizontal surface। अच्छा, ये फ्रिक्शनलेस है तो डेफिनेटली यहाँ पर फोर्स की कोई नीड नहीं है हमें, तो फोर्सेस यहाँ पर इंक्लूड नहीं है। देयर इज अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग बिटवीन ट्रॉली पी एंड क्यू। जैसे कि आप स्प्रिंग देख सकते हो दोनों ट्रॉलीज के बीच में। द ट्रॉलीज आर रिलीज्ड एज द स्प्रिंग एक्सपेंड्स, इट पुशेस द ट्रॉलीज अपार्ट। तो जैसे स्प्रिंग एक्सपेंड होगा डेफिनेटली वो ट्रॉलीज को दूर डिस्टेंस पे मूव करेगा इजीली। ट्रॉली मूव्स, क्यू मूव्स टू द राइट at a constant speed of 0.36, and mass of each trolley is 1.2 kg. The mass of load on the trolley P is 1.5 kg, and spring has negligible mass. Calculate the speed at which trolley P moves to the left। तो अब आपने ये बताना है कि ट्रॉली P जो है वो लेफ्ट साइड पर किस स्पीड से मूव करेगी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप इन दोनों को, लेट्स सपोज ट्रॉली P को मास 1 कंसिडर कर लेते हैं और ट्रॉली Q को m2। क्योंकि इस तरह के केसेस में मोस्टली आपका जो माइंड है वो इसी तरफ जाता है कि यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई हो सकता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जब अप्लाई हो सकता है तो उसकी हेल्प से आप एक्सप्लेन कर सकते हो इसकी वर्किंग। ठीक है, अब वन बाय वन इसमें क्वांटिटीज को मार्क करते हैं तो आपको ऑटोमेटिक फॉर्मूला का आइडिया हो जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले उन्होंने कहा है कि स्प्रिंग कंप्रेस था, जैसे आप उसे रिलीज करोगे तो ये क्यू को राइट पे पुश कर देगा और पी को लेफ्ट पर। एक प्रॉब्लम और ये है कि पी के ऊपर एक लोड एक्स्ट्रा रखा हुआ है 1.5 kg का। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ट्रॉलीज का मास 1.2 है, यानी क्यू का मास होगा 1.2 और इसका मास हो जाएगा 1.2 प्लस 1.5। 2.7 kg। अब ये 2.7 kg के इक्वल है जब आप इन दोनों को टोटल एड अप कर लोगे तब। अच्छा, अब दोनों के मासेस आपको पता चल गए। ठीक है, मासेस के बाद अगर हम इस वेलोसिटीज देखें। अच्छा, उन्होंने कहा था दोनों रेस्ट पे है, पहले दोनों रेस्ट पे हैं, तो इनिशियली दोनों की वेलोसिटी जीरो, दोनों रेस्ट पर थे। और अब फाइनली मूव कर रहे हैं, द ट्रॉलीज आर रिलीज्ड एज द स्प्रिंग एक्सपेंड, इट पुशेस द ट्रॉली अपार्ट। अच्छा, क्यू की जो स्पीड है मूवमेंट की वो है 0.36, और इसे हम कंसिडर कर सकते हैं v2। और अब बाकी बच गया v1। ठीक है, तो बहुत सिंपल हो गया। इनिशियल तो दोनों वेलोसिटीज जीरो थी, तो इसका मतलब ये है कि इनिशियल मोमेंटम पूरा जीरो होगा। तो जो आप फॉर्मूला यूज करोगे,
तो डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहा हूँ क्योंकि U1 U2 0 है, तो वो M1 M2 के साथ मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो कर देगा। ठीक है, तो ये क्वांटिटी भी ज़ीरो हो जाएगी और ये भी। तो लेफ्ट साइड पे मोमेंटम जो है वो पूरा हो जाएगा ज़ीरो। और राइट साइड पर अगर हम देखें तो M1 की वैल्यू, M1 हम इसे कह रहे हैं ट्रॉली P को। ठीक है, तो इसका मास था 2.7। एंड द वैल्यू ऑफ V1 हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, M2 की बात करें 1.2 और 0.36। अच्छा, अब आप इसको कैलकुलेट कर लोगे और इसे दूसरे एंड पर भी शिफ्ट कर देंगे। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा कि जब आप शिफ्ट करोगे ये नेगेटिव हो जाएगा। और उस नेगेटिव साइन को ओवरकम करने के लिए, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे हैं, मतलब ये इस डायरेक्शन में जाएगा और क्यू जा रहा है राइट साइड पर। तो अगर ये पॉजिटिव आप इसे लेते हो, इसकी स्पीड को आप पॉजिटिव लेते हो, तो इसकी स्पीड को नेगेटिव लेना होगा। ठीक है, तो एक साइन को नेगेटिव लेना होगा क्योंकि दोनों वेलोसिटीज की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो आप इसे नेगेटिव ले लो। तो ये आपके पास दूसरे एंड पर जाकर पॉजिटिव हो जाएगी और मल्टीप्लिकेशन में आप 1.2 इंटू 0.36 कर लोगे, 0.43। 2.7 डिवाइडेड बाय 0.43, 6.279, राउंड ऑफ 6.3। 1.2 मल्टीप्लाई बाय 0.36 इक्वल्स टू 0.43। और दूसरी, अच्छा 2.7 वहाँ डिवाइड होगा, सही है, हमने उल्टा लिखा है। अब सही है। तो वेलोसिटी इसलिए काफ़ी बड़ी वैल्यू आ रही थी क्योंकि वैल्यूज हमने रिवर्स कर दी थी। 0.43 डिवाइडेड बाय 2.7, तो 0.159। ओके, सेकेंड पार्ट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ट्रॉली क्यू व्हेन इट मूव्स एट दिस स्पीड। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना बहुत आसान है, आपको फॉर्मूला याद है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv²। तो आप डायरेक्ट हाफ mv² अप्लाई कर दोगे। और mv² अप्लाई करने के बाद मास आपको ऑलरेडी पता है क्यू के बारे में, और स्पीड आपको क्यू के बारे में पता है, तो आप काइनेटिक एनर्जी इजीली कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी, तो हर ट्रॉली का मास 1.2 है और जो स्पीड है वो इसके लिए गिवन है 0.36। 0.36 मल्टीप्लाई बाय 1.2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 0.0777 और राउंड ऑफ।
0.078 जूल्स। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है। फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा बस था डायरेक्शन की वजह से, क्योंकि उसमें नेगेटिव साइन हम अक्सर जो है वो मिस कर सकते हैं। स्टेट द एनर्जी ट्रांसफर दैट टेक्स प्लेस एज द स्प्रिंग एक्सपेंड्स। तो जब स्प्रिंग एक्सपेंड होगा तो बस आपने ये बताना है कि एनर्जी का जो ट्रांसफर होगा वो किस फॉर्म से किस फॉर्म में होगा। अच्छा, इनिशियली स्प्रिंग को आपने कंप्रेस किया, तो इसमें एनर्जी स्टोर होगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जब स्टोर हो जाएगी और फिर जब ये एक्सपेंड करेगा तो डेफिनेटली ये कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक में, और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो हीट में वेस्ट हो जाएगी। सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कंप्रेस्ड स्प्रिंग एंड व्हेन एक्सपेंड्स इट कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये 8 मार्क का क्वेश्चन हो गया जर्नल फिजिक्स से। सो बेसिकली दो क्वेश्चंस आए हैं जर्नल फिजिक्स से, एक ये है और इससे पहले वाला हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आप देख सकते हो 18 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है वो सिर्फ जर्नल फिजिक्स के सेक्शन से ही आए हैं थ्योरी में, फर्स्ट वेरिएंट में। इसके अलावा थर्ड वेरिएंट है। थर्ड वेरिएंट के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चंस हैं वो किस कैटेगरी से रिलेटेड थे। तो जर्नल फिजिक्स में आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन आया है इस ईयर में। अ बॉल ऑफ मास 130 grams is launched from the ground at an initial velocity of 14 meter per second vertically upwards. It decelerates until it is at rest momentarily at a height h। तो जब तक वो मैक्सिमम हाइट पर नहीं जाएगा तो इसकी स्पीड डिक्रीज होती रहेगी, और मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद वो जीरो हो जाएगी। और सबसे पहले आपने डेसेलरेशन को डिफाइन करना है, और इसके आपको 2 मार्क्स मिल रहे हैं। अब ये 2 मार्क्स के लिए आपने लिखना है, तो सबसे पहले ये तो आपको पता है कि यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, तो रेट ऑफ डिक्रीज इन वेलोसिटी। तो रेट ऑफ डिक्रीज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड डेसेलरेशन, और दूसरे वर्ड्स में हम इसे नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं। और बी पार्ट में है दी एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, शो दैट द टाइम टेकन फॉर द बॉल टू रीच हाइट इज 1.4 सेकेंड्स, इग्नोर द इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस। तो बस आपने ये बताने कि टाइम जो है वो 1.4 की इक्वल है, और आंसर क्योंकि गिवन है इसलिए 1 मार्क का क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ जी गिवन है। और
एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, और मास की वैल्यू को आप केजी में कन्वर्ट कर लेना, और इनिशियल वेलोसिटी 14 है, और फाइनल जीरो हो जाएगी। तो सारी चीजें आपके पास गिवन है। अब हमने सिंपल क्या करना है, टाइम की वैल्यू इसमें से कैलकुलेट करनी है। ठीक है। अच्छा, इसमें आपने सिर्फ टाइम को शो करना है, और आपके पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्पीड की बात हो रही है, तो डेफिनेटली उसमें एक्सेलरेशन का ही फॉर्मूला आपको हेल्प करेगा। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस तो पता ही नहीं है आपको कि कितना है अभी तक। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी जीरो है, क्योंकि डेसिलरेशन हो रहा है ना, तो नेगेटिव आंसर बनेगा। लेकिन आपको पता है फाइनल आंसर में हम नेगेटिव शो नहीं करते, क्योंकि डेसिलरेशन और आपको ऑलरेडी क्लियर होता है कॉन्सेप्ट कि ये नेगेटिव ही आएगा। तो आंसर है 1.42, और राउंड ऑफ 1.4। अच्छा, उसके बाद आपने हाइट कैलकुलेट करनी है, और एयर रेजिस्टेंस को आपने इग्नोर करना है। तो यहाँ पर कैलकुलेट एच, यानी अब आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो डिस्टेंस के लिए अब आपने देखना है कि कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो कोई ऐसी इक्वेशन जिसकी हेल्प से आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर सको यहाँ पर। अच्छा, इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई हो सकता था वो हमने कर लिया। अब अगर आप स्पीड का फॉर्मूला अप्लाई करोगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि स्पीड चेंज हो रही है, स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास जो वर्टिकल हाइट है, उसका कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, जब आप बॉडी को वर्टिकल अपवर्ड थ्रो करोगे, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस यानी हाफ mv स्क्वायर, और गेन इन पोटेंशियल एनर्जी mgh। m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो m की हमें नीड नहीं है। आपने h फाइंड आउट करना है, तो बाकी क्वांटिटी को शिफ्ट करते हैं। v²/2g = h। और स्पीड आपको पता है कि यहाँ पर 14 मीटर पर सेकेंड गिवन है, तो यहाँ पर हम 14 यूज करेंगे। डिवाइडेड बाय 2 × 9.8। आंसर आएगा 10। तो 10 मीटर जो है वो आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा, और यही इस बॉल की हाइट होगी जो उसने कवर की है इस स्पीड से। और डी पार्ट है, द बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टॉल बिल्डिंग।
तो एक टॉल बिल्डिंग से आपने बॉल को ड्रॉप किया है। डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द मोशन ऑफ द बॉल एज इट फॉल्स। कंसिडर द इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस इन योर आंसर। तो डेफिनेटली जब बॉल को ड्रॉप करेंगे मैक्सिमम हाइट से, तो इनिशियली जो है वो वेलोसिटी ज़ीरो होगी, क्योंकि हम रेस्ट से स्टार्ट करेंगे, और जब आप रेस्ट से ड्रॉप करोगे तो उसकी स्पीड जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। और जो कंटिन्यूसली स्टार्ट होगी, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी काइनेटिक में, और जो रिजल्टेंट फोर्स है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, और एक्सेलरेशन भी, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। और फिर टर्मिनल वेलोसिटी लास्ट में आपको आउटपुट में मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें आप सिंपल लिखोगे इनिशियली बॉल एक्सेलरेट्स 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर उसके बाद जैसे जैसे बॉल डाउनवर्ड आएगी, एयर रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगी। एयर रेजिस्टेंस स्टार्ट्स टू इंक्रीज एंड रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीजेस ऑल्सो। एक्सेलरेशन भी यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और एक्सेलरेशन डिक्रीज होने के बाद फाइनली जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाएगी। स्पीड बिकम्स कांस्टेंट फॉर टर्मिनल स्पीड। बिकॉज एयर रेजिस्टेंस बैलेंस वेट। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता है कि सेम इसी तरह से रिपीट पास्ट पेपर्स में भी कुछ क्वेश्चंस में हुई है, और यहाँ पर भी। और ये 9 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया फिर से एक और इसी ईयर में एक और क्वेश्चन है। ये भी जर्नल फिजिक्स, मतलब एटलीस्ट दो क्वेश्चंस आपको लाजमी मिलेंगे जर्नल फिजिक्स से हर पेपर में। इट शोज सोलर पावर ट्रैफिक वार्निंग लाइट्स। सो सोलर पैनल से ऑपरेट हो रही हैं। द एनर्जी फ्रॉम द सोलर सेल इज स्टोर्ड इन अ बैटरी। सो नेम द एनर्जी स्टोर इन द बैटरी। तो कौन सी टाइप की एनर्जी स्टोर होगी बैटरी में? केमिकल। ठीक है, बहुत इजी है, केमिकल। बिल्कुल सही। अच्छा, उसके बाद है द टू लाइट्स इन फिगर 2.1 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। स्टेट वन एडवांटेज ऑफ अ पैरेलल कनेक्शन। अच्छा, वैसे हम इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि पढ़ चुके हैं, तो हमें पैरेलल और सीरीज का डिफरेंस पता है। तो अगर पैरेलल में कनेक्ट करते हो आप दो लाइट को, तो उससे आपको क्या एडवांटेज मिलेगा? अगर कुछ जर्नल या आपको याद आ रहा हो उससे रिलेटेड।
बिल्कुल सही। इफ वन स्टॉप्स वर्किंग अदर वन विल कंटिन्यू टू वर्क। ठीक है, तो अगर एक खराब भी हो जाए इनमें से, या वर्क करना बंद कर दे, या कुछ भी उसके साथ इशू हो, तो दूसरा अंटिल वो चलता रहेगा जब तक आप उसे सेट दोबारा नहीं कर सकते। अच्छा, अब सी पार्ट। द एफिशिएंसी ऑफ द सोलर सेल इज 22%। तो 22% ये एफिशिएंट है, यानी 22% ये लाइट एनर्जी को यानी सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। और द पावर सप्लाई टू द लाइट बाय द सेल इज 15 वॉट। व्हाट इज मेंट बाय 22% एफिशिएंसी? ठीक है, अच्छा वैसे उन्होंने सेम चीज़ पूछ ली, तो इसका मतलब ये होगा कि जो आपके पास यूजफुल एनर्जी का रेशियो है वो 22% है। यानी हम सिर्फ 22% एनर्जी को यूजफुल फॉर्म में यूज कर सकेंगे। ओनली 22% ऑफ द एनर्जी इज यूजफुल। उसके बाद आपने सोलर पावर इनपुट कैलकुलेट करना है। मतलब सोलर की तरफ से कितनी आपको इनपुट पावर मिली थी। और यहाँ पर लिखा हुआ है द पावर सप्लाई टू द लाइट्स बाय द सेल इज 15 वॉट। तो इनकी हेल्प से आपने वर्किंग करनी है। मतलब आपको एफिशिएंसी तो पता है 22% है, तो 22% की हेल्प से, और ये 15 वॉट यानी आउटपुट है ये, तो इसकी हेल्प से आप जो है वो कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, तो एफिशिएंसी, तो इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, 22% का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप इसे इसका परसेंटेज साइन खत्म कर दोगे। तो परसेंटेज साइन जब यहाँ से रिमूव करना हो तो आप इसे डिवाइड करते हो 100 से। ठीक है, और जब 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.22। ठीक है, 0.22। 68.18। तो 68 जो है बेसिकली वो आपके पास टोटल पावर आ रही है जो जनरेट हुई थी सोलर की हेल्प से। तो राउंड ऑफ अगर करते हैं टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में, 68 वॉट। अच्छा, एक और पार्ट है। इसमें भी आप देखो, प्रीवियस क्वेश्चन 9 मार्क्स का था, ये 7, तो 16 मार्क्स इसमें हो रहे हैं इस वेरिएंट में भी। और यहाँ पर आपने दो एडवांटेजेस बताने ऑफ यूजिंग अ सोलर सेल
टू पावर द ट्रैफिक वार्निंग लाइट्स। ठीक है, कंपेयर टू यूजिंग मेन इलेक्ट्रिसिटी। तो एक रीजन तो आप सबको पता होगा कि क्या एडवांटेज होगा सोलर को यूज करने का यहाँ पर एज कंपेयर टू नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी मेथड। अच्छा, यहाँ पर आपने दो एडवांटेज में से एक सेंड किया कि इट्स रिन्यूएबल, बिल्कुल सही। और तो सबसे पहले तो ये आपको एडवांटेज है कि ये रिन्यूएबल है, ऑटोमेटिक ऑपरेट होता रहेगा। और उसके अलावा अगर आपके पास मेन इलेक्ट्रिसिटी कट डाउन हो जाती है, फॉर एग्जांपल डे टाइम में या मॉर्निंग टाइम में जब सन अवेलेबल है, तो उससे उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और इसमें आपको पावर जो है वो भी सेव हो रही है, मतलब लेस पावर लॉस होगा। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं तो डेफिनेटली डे टाइम में रेजिस्टेंस हाई होती है, बाहर टेम्परेचर हाई होता है, तो उसकी वजह से काफ़ी एनर्जी तो वैसे वेस्ट हो जाएगी। और ये आपको समझ लो एक तरह से फ्री रिसोर्स मिल रहा है, बस एक बार सोलर को सेटअप करना, उसके बाद इजीली आपके पास सेटअप हो जाएगा लाइट के लिए। अच्छा, इसके बाद एक और क्वेश्चन जो है वो जर्नल फिजिक्स से ही है। तो 9, 7 और 8, तो 24 मार्क्स का क्वेश्चन आया है सिर्फ जर्नल फिजिक्स से। ठीक है, तो ऐसे आपके पास मैक्सिमम मार्क्स भी आते हैं इजीली। तो 80 मार्क्स में से तो 28 यहीं से, 24 तो इसी में से कवर हो गए। ठीक है। अच्छा, फिगर 3.1 shows two children balanced on a seesaw. A seesaw is a length of wood which rotates about, अच्छा ठीक है, डेफिनेशन हो गई। चाइल्ड बी मूव 0.5 मीटर फर्दर अवे फ्रॉम द पिवट। अच्छा, जो बी चाइल्ड है वो आप देख सकते हो राइट साइड पर है, और वो फर्दर 0.05 मीटर पिवट से दूर चला गया। ठीक है। एक्सप्लेन वाई द सीसॉ रोटेट्स क्लॉकवाइज। तो सीसॉ रोटेट क्लॉकवाइज क्यों करेगा? सबसे पहली बात, अभी ये बैलेंस था। ठीक है, पहले उन्होंने लिखा हुआ टू चिल्ड्रन बैलेंस्ड ऑन अ सीसॉ, तो पहले ये बैलेंस थे। लेकिन जब ये मूव करके गया है थोड़ा सा और, फॉर एग्जाम्पल 0.05 मीटर्स इसने और मूव किया, तो ये रोटेट करने लग गया क्लॉकवाइज। तो इसका रीजन बताना है कि ये क्यों रोटेट करेगा, ओनली फॉर 1 मार्क। वैसे तो उन्होंने क्वेश्चन में ही आंसर खुद बताया हुआ है कि आपका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो गया। तो जब ये बैलेंस था तो इसका मतलब है वैल्यूज इक्वल थी। लेकिन जब आपने राइट साइड पे वैल्यू को इंक्रीज कर दिया, यानी डी की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर रोटेशन हो जाएगी। ठीक है, तो आप लिखोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर बॉडी बी। और ये क्लॉकवाइज रोटेट हो गया, सिंपल।
सेकंड पार्ट में पूछे चाइल्ड ए पुट्स ऑन अ बैकपैक एंड सीसो नाउ बैलेंसेस, कैलकुलेट मास ऑफ द बैकपैक। अच्छा, अब उसने जो है वो बैकपैक को रखा चाइल्ड ए ने, क्योंकि बी की वजह से ये डिसबैलेंस हुआ था, अनबैलेंस हो गया था। तो अब ए चाइल्ड ने क्या किया कि उसके साथ बैकपैक आ गया। ठीक है, अब उसने जब बैकपैक रखा ये फिर से बैलेंस हो गया। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि उस बैकपैक का आपने मास कैलकुलेट करके दिखाना है कि वो कितना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा कि एक क्लॉकवाइज रोटेशन है, एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो आपको पता है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का ही फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर हम राइट साइड पर देखें तो राइट साइड पर जो डिस्टेंस उसने कवर किया है वो 0.80 पहले था, और 0.05 इसने बाद में कवर किया है। तो इसमें आपको ये ऐड करना होगा इस तरह से। तो ये आपके पास इसका सिनेरियो है। और लेफ्ट हैंड साइड पर जो एक्स्ट्रा अब आपके पास बैकपैक था, इसका मास फाइंड आउट करना है। अब ये क्योंकि बाद में आया है, ठीक है, तो इसकी वजह से एक्स्ट्रा मास की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी, यानी एक और बॉडी आ गई आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर। तो क्लॉकवाइज रोटेशन इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो क्लॉकवाइज रोटेशन का मतलब ये हुआ कि एक तरफ 450 न्यूटन है और 1.60 है, लेकिन इस 450 के साथ इसका बैकपैक भी आ गया। ठीक है, अब इसका वेट हमें नहीं पता। तो क्लॉकवाइज की साइड पे तो खैर चाइल्ड बी था, ये क्लॉकवाइज जा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो 900 × 0.85 इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज पे 450 1.6। ये बैक का वेट आ गया जो कि हमें नहीं पता, 1.60। और यहाँ पर अब आपने पहले डब्ल्यू फाइंड आउट करना है, फिर हम मास कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये 900 को 0.85 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1.6 पहले वहां जाकर डिवाइड करेगा। तो 900 मल्टीप्लाई बाय 0.85, 765 डिवाइडेड बाय 1.60। और डिवाइड करने के बाद फिर डेफिनेटली 450 वहां जाके सब्ट्रैक्ट होगा। 765 डिवाइडेड बाय 1.6, 478। तो 28 न्यूटन्स इसका वेट आ जाएगा। मास में कन्वर्ट करेंगे 2.85। तो 2.8 राउंड ऑफ इसका मास हो जाएगा बैकपैक का। ठीक है। इसके अलावा दो और पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में।
द concrete फ्लोर अंडर द सी सॉ इज रिप्लेस्ड विद अ रबर फ्लोर। अब पहले जो कंक्रीट फ्लोर था, अब रबर फ्लोर से आपने उसको चेंज कर दिया। अ चिल्ड्रन फॉल्स फ्रॉम द सी सॉ एंड एक्सपीरियंसेस एन इम्पल्स व्हेन दे हिट द फ्लोर। तो सबसे पहले तो इम्पल्स को डिफाइन करना है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन आपको पता है, सिंपल है कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इन विच इट एक्ट्स ऑन द बॉडी। सेकेंड पार्ट, एक्सप्लेन। अच्छा, इम्पल्स के बारे में, हाँ, आप चेंज इन मोमेंटम भी लिख सकते हो, वो भी सही है। और एक्सप्लेन हाउ द रबर फ्लोर reduces injury to the child. Use ideas about impulse, force, momentum and time in your answer. तो 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। अच्छा, जब कंक्रीट फ्लोर था तो वो सॉलिड होता है, और सॉलिड के साथ कोलिजन डायरेक्ट होगा। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें इसकी रबर फ्लोर की, तो रबर फ्लोर थोड़ा सा कंप्रेस हो सकता है, उसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो यहाँ पर जो है वो टाइम आपको थोड़ा सा ज्यादा मिल जाएगा। ठीक है, उससे क्या होगा कि फोर्स डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि जब आप लिखते हो ना, फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो उसमें मोमेंटम रहेगा सेम। ठीक है, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम जो पहले था वही बाद में होगा, तो चेंज इन मोमेंटम तो सेम रहेगा। कांटेक्ट टाइम इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से फोर्स कम हो जाएगी। तो इसलिए सॉफ्ट फ्लोर्स पर जो है वो आपको इंजरी का चांस कम होता है, क्योंकि सॉफ्ट मटेरियल की वजह से आपका जो उस बेस के नीचे हार्ड मटेरियल होता है उसके साथ कांटेक्ट टाइम इंक्रीज हो जाता है, और उसमें आपको इम्पैक्ट कम मिलता है। तो पहली बात, चेंज इन मोमेंटम रिमेन सेम ऑन बोथ फ्लोर। एंड सेकेंडली, अब जो टाइम होगा ना कांटेक्ट का, वो हो जाएगा इंक्रीज। जैसे आप नॉर्मल सीट्स को देखते हो कि सीट, कार सीट्स होती है, उसके अंदर मेटल वगैरह की सारी इक्विपमेंट्स होती है, लेकिन उसके ऊपर उसको इतना कुशन किया होता है कि वो सॉफ्ट होता है। तो आप डायरेक्ट जो है मेटल के साथ कांटेक्ट में नहीं होते, मेटल के साथ कांटेक्ट में आपको काफ़ी कंप्रेस करना पड़ेगा, और उसमें डेफिनेटली जब आप कोलाइड करोगे तो डायरेक्ट मेटल नहीं, पहले आप उस अपर मटेरियल से कोलाइड करोगे, जिसकी वजह से आपको टाइम लगेगा डायरेक्ट मेटल तक पहुंचने में। और अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला आप देख सकते हो कि फोर्स डिक्रीज हो जाएगी। फोर्स डिक्रीजेस लेस इंजरी टू द चाइल्ड। ठीक है, तो ये आपके पास इसका सिंपल सा सिनेरियो हो जाएगा, और यही इसका
कंप्लीट आंसर भी हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए फॉर 8 मार्क्स।